आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा इंडियन पॉलिटी का 30 क्लास है। 30 क्लास आज पढ़ाने जा रहे हैं, 30वां क्लास। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास इंडियन पॉलिटी का 30 क्लास है। ठीक, आज के 30 क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को संविधान, भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो आज हमारा ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा चुका है, जिसमें इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद को हमने डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में आज के भारतीय संविधान में जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं, उन अनुच्छेद से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको हम पढ़ाने आज जा रहे हैं। आज का हमारा पार्ट 2 है, यानी कि दूसरा भाग है आज की क्लास का। ठीक, तो इसके पहले हमने अनुच्छेद से संबंधित एक पार्ट बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए। ओके, और देख करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए। तो आज ये क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा क्लास 30वां क्लास है, 30 क्लास है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं वो 30 क्लास है, 30वां क्लास है इंडियन पॉलिटी का। 30 क्लास है और 30 क्लास में हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। और यहाँ आज के जो हमारा भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद है वो पार्ट 2 है। ओके, इसके पहले हमने एक पार्ट ऑलरेडी वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ओके, तो आज के इस क्लास में, आज के इंडियन पॉलिटी के 30 क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद। ओके, तो आज का हमारा जो पहला अनुच्छेद है 36, इसके पहले वाला अनुच्छेद हमने डिस्कस कर चुका है। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, आज का क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं अनुच्छेद 36 से। ठीक, अनुच्छेद 36 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा, वही अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया है राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं राज्य में आती हैं। इन सबसे संबंधित जो परिभाषाएं हैं राज्य का, वह जो है अनुच्छेद 36 में दिया गया है। ओके, जो भी गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं वो सब, जैसे राज्य में जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं या केंद्र की जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, ये सब राज्य के अंतर्गत ही आती हैं। इनको जो है राज्य की परिभाषा में इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो आप लोगों को खाली इतना जानना है कि 36 में, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा से संबंधित बातें बताई गई हैं। ओके, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है 39 का। अनुच्छेद 39 का में कहा गया है कि सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, सभी व्यक्ति को सामान्य न्याय दिया जाएगा और उनको जो है राज्य के द्वारा निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, तो यह राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह जो है सभी व्यक्ति को समान न्याय जो है प्रदान करे और उनको जो है निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराए, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। ओके, और यह जो है 39 अनुच्छेद 39 का को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया है। ठीक, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 39 का को किस संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया। तो आप लोग आंसर देंगे कि 42वें संविधान के माध्यम से इस अनुच्छेद को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 का में कहा गया है कि सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायत का संगठन, यानी ग्राम पंचायत का जो निर्माण किया जाएगा वह किस विधि से, किस प्रावधान से निर्माण किया जाएगा। तो ये ग्राम पंचायत के निर्माण एवं संचालन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 40 में दिया गया। एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो आप लोग आंसर देंगे कि ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, ग्राम पंचायत की संरचना, निर्माण, संचालन, इन सब संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में क्या प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूत सहायता का प्रबंधन, यानी कि काम, जो भी व्यक्ति काम करेंगे और उनके साथ न्याय संगत, यानी कि सभी को जो है काम करने का अधिकार दिया जाएगा और उनकी जो है देख रेख करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रावधान किए जाएंगे। ये जो है अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि काम की न्याय संगत
और मनोसंगत काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूत सहायता का उपबंध किया जाएगा अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 में कहा गया है, नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, यानी जो भी काम करते हैं उनको जो है उनके निर्वाह के लिए उनकी मजदूरी जो है कि मतलब एक न्याय संगत मजदूरी होगी, तो उनके काम के बदले उनको मजदूरी देने का प्रावधान अनुच्छेद 43 में कहा गया है। यानी कि कर्मकार जो काम करते हैं उनके लिए जो उनके निर्वाह के लिए मजदूरी देना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 43 में कहा गया है। ओके, तो अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की व्यवस्था अनुच्छेद 43 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 का। अनुच्छेद 43 का में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का में कहा गया है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। यह जो है अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस अनुच्छेद को जोड़ा गया। ओके, अनुच्छेद 43 का में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना, इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 43 का में किया गया है। और यह जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया। ओके, नेक्स्ट है 44 अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या प्रावधान है? इसमें कहा गया है कि नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता, यानी कि सभी नागरिकों के लिए उनके लिए समान सिविल सहायता का व्यवस्था अनुच्छेद 44 में कहा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता या जो है किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। तो आप लोग आंसर देंगे अनुच्छेद 44। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान किया गया है कि जो बच्चे 6 साल के हैं, यानी 6 साल से कम एज के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इस संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो यह क्वेश्चन पूछा जाए कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान में किया, किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप लोग कहेंगे कि 45 अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है। और इसको जो है 86 संविधान संशोधन के माध्यम से 86 संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया 2002 में। ओके, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जो है संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी कि जो कृषि है और पशुपालन से संबंधित प्रावधान या जो है अनुच्छेद 48 में कहा गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी जो कृषि है और जो पशुपालन है इनसे संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 48 में किया गया है। यदि पूछा जाए कि कृषि से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप लोगों को आंसर देना होगा अनुच्छेद 48 में। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 48 का में कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण करना या सभी की जिम्मेदारी होगी। तो ये जो है राज्य को यह प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 48 का में कहा गया है कि राज्य का यह जिम्मेदारी होगा कि वह अपने राज्य में पर्यावरण से संबंधित संरक्षण का प्रावधान करे। ऐसा जो है प्रावधान अनुच्छेद 48 का में किया गया है। नेक्स्ट है 49 यानी 49 में क्या प्रावधान है? इसमें अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी राज्य का यह जिम्मेदारी। अनुच्छेद 49 में राज्य को, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर में ये सब आर्टिकल्स आते हैं, इसलिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होंगे वो सब राज्य की जिम्मेदारी होती है। तो इसमें कहा गया है कि राज्य का यह भी जिम्मेदारी होगा कि वह राष्ट्रीय महत्व के, जो भी राष्ट्रीय महत्व के, यानी जो राष्ट्र के महत्व के लिए जो स्मारक हों, जो स्थल हों, जो स्थान हों, जो वस्तुएं हों,
उनका संरक्षण होना आवश्यक है, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 49 में कहा गया है। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका दोनों अलग होंगे, यानी पृथक होंगे। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में प्रावधान दिया गया है। ओके, अनुच्छेद 50 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 50 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 50 में यह प्रावधान है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रावधान है। ओके, यानी कि न्यायपालिका, जो भारत में न्यायपालिका है, यह एक स्वतंत्र संस्थान है। ठीक है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है। ठीक, तो जो है कार्यपालिका, यानी कि कार्यपालिका किसी भी तरह से जो है इंटरफेयर न्यायपालिका में नहीं करेगी। ठीक, तो जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को जो है पृथक करने का प्रावधान अनुच्छेद 50 में कहा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य अपने यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान करेगा, क्योंकि जो है 36 से लेकर के 51 तक प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित आते हैं। तो जब जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित आर्टिकल्स होंगे, उसमें राज्य को यह जिम्मेदारी है कि वह इससे संबंधित जो प्रावधान है उसको अपने राज्य में लागू करे। ठीक, तो जो है अब हम अगला जो है इसके आगे आर्टिकल्स 51 के आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों को जो है क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक, तो आज के हमारे तीसरे क्लास में भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद से संबंधित पार्ट 2 में हमने अनुच्छेद 36 से स्टार्ट किया और अनुच्छेद 51 तक आप लोगों को बताया। इसको तो आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए। अब इसके आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद अगला अनुच्छेद है 51 का। ठीक, अगला हमारा अनुच्छेद है 51 का। 51 का में क्या प्रावधान है, इसको हमें जानना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अनुच्छेद 51 का में दिया गया है मूल कर्तव्य। ठीक, तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आप लोगों को आंसर देना होगा कि अनुच्छेद 51 का में मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और इस अनुच्छेद को 42वें संविधान के संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसको जो है अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य किस संविधान के संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य किस समिति के सुझाव पर इसको जो है मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव के आधार पर या संविधान के अनुच्छेद 51 का में इसको जोड़ा गया। ठीक, मूल कर्तव्य किस समिति के सुझाव पर इसको बनाया गया? मूल कर्तव्य को या स्वर्ण सिंह समिति। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव के ही आधार पे मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया और यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि जो भी संघ की जो भी कार्यवाही की जाएगी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कार्रवाई की जाएगी वह राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से
कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। ओके। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो संघ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगा। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 53 में किया गया है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 53 में कहा गया है। और यह जो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इससे संबंधित हमने राष्ट्रपति भी पढ़ा दिए हैं। मैं जो है राष्ट्रपति को भी जो है वीडियो क्लास बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हूँ। और संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित भी क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह भी हमने वीडियो क्लास में बताया है। ओके। तो इसको आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को आप लोग देखिए। बहुत अच्छा हम उसमें पढ़ाए हैं और वह इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 क्या प्रावधान है, या राष्ट्रपति के निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होगा, क्या निर्वाचन का क्या प्रावधान है, इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 54 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ओके। अनुच्छेद 57 में क्या है, अनुच्छेद 57 कहा गया है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि अनुच्छेद 57 में क्या है, अनुच्छेद 57 में क्या प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होगा, यानी भारत के राष्ट्रपति दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 57 में कहा गया है। ठीक। तो जो है भारत के राष्ट्रपति दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं और ये इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 57 में किया गया है। ओके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में प्रावधान है राष्ट्रपति द्वारा शपथ, यानी राष्ट्रपति द्वारा शपथ जो है शपथ से संबंधित प्रावधान यहाँ अनुच्छेद 60 में किया गया है। राष्ट्रपति से संबंधित राष्ट्रपति का जो शपथ, राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लिया जाता है, जो प्रतिज्ञान किया जाता है, यानी राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लिया जाता है उससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 60 में किया गया है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लिया जाता है वह किस अनुच्छेद में प्रावधान किए गए हैं। आप लोगों को आंसर देना होगा कि अनुच्छेद 60 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, यानी राष्ट्रपति अपने पद पर किस विधि के द्वारा उसको हटाया जाएगा, इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 61 में किया गया है। यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। और महाभियोग की प्रक्रिया जब जो है पूर्ण हो जाती है तो उस समय जो राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देता है। ओके। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 61 में क्या प्रावधान है। आप लोगों का आंसर देना होगा कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है इससे संबंधित प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाने की प्रक्रिया है या संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यदि जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा में प्रारंभ होता है तो लोकसभा में बहुमत के आधार पर जब इस महाभियोग प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है तो यह लोकसभा में जाता है। तो लोकसभा में भी वहाँ भी बहुमत के आधार पर इसको जो है पास कर दिया जाता है। तो जो राष्ट्रपति को स्वतः अपने पद को त्याग देना होता है। ठीक। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 61 में किया गया है। ओके। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है। अनुच्छेद 63 में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है। और यह भी कहा गया है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। ठीक। तो अनुच्छेद 63 में क्या प्रावधान है, भारत के उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में कहा गया है, अनुच्छेद 64 में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होना,
यानी उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 64 में किया गया है। ओके, तो अनुच्छेद 64 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 64 में प्रावधान है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 69 अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ। अनुच्छेद 69 में 69 में कहा गया है उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ, यानी उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 69 में किया गया है। और अनुच्छेद 69 में कहा गया है कि राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ओके, अनुच्छेद 72 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमा करने की शक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा जो भी दंड होता है, किसी भी व्यक्ति को यह दंडित किया गया है न्यायालय के द्वारा, तो उसको क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। तो इससे संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 72 में किया गया है। तो अनुच्छेद 72 में क्या प्रावधान है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 72 में किया गया है। ओके, तो आज की क्लास में, आज की 30 क्लास में, 30वें क्लास में, क्लास 30 क्लास में हमने आप लोगों से क्या डिस्कस किया? कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, यानी भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद के बारे में हम आज आप लोगों से डिस्कस किए। यानी 36 से लेकर के 72 तक आज हमने जो है अनुच्छेद को आप लोगों को बताया। और ये जो भी यहाँ पे हम अनुच्छेद डिस्कस किए, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के 30 क्लास में हमने 30वें क्लास में, यानी 30वें क्लास में हमने आप लोगों से डिस्कस किया भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। और आज का जो हमारा अनुच्छेद था या पार्ट 2 था, यानी कि भाग दूसरा था। तो आज के इस भाग दूसरे क्लास में हमने आप लोगों से जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 72 तक हमने आप लोगों से डिस्कस किया। ठीक, अब अनुच्छेद 72 के आगे हम जो है आगे आप लोगों को जो है डिस्कस करेंगे आगे अगले क्लास में पार्ट 3 में हम आप लोगों को बताएंगे अनुच्छेद 72 से आगे जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट होंगे, हम वो अनुच्छेद आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो अगले पार्ट 3 में हम अब अगला अनुच्छेद आप लोगों को पढ़ाएंगे। और आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए। और वीडियो को देखने के बाद लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए और वीडियो को लिंक को आप शेयर करिए प्लीज़। तो आज के इस क्लास में इतना है। अब अगला क्लास अगले दिन पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।